हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। कैसे हैं आप सभी। फ्रेंड्स, आप जैसा कि देख सकते हैं कि हम एक और नए शानदार क्लास लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए यहाँ पे। तो जुड़ जाइए हमारे साथ। बिल्कुल यहाँ पे बीपीएससी की प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो चुके हैं और ये हमारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारा सीरीज चल रहा है अभी अभी हम आपके 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं जनरल पेपर के। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे जनरल पेपर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हैं वो जुड़ जाइए हमारे साथ और इसके बाद हम नए क्वेश्चंस भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, इसके बाद हम 2021 के भी लेकर आएंगे, 2022 के भी लेकर आएंगे एंड देन हम नए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही पहले देखते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, उनको ही हमें पढ़ना ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट कर सेशन आज का। और पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, कृषि में फर्टिगेशन के क्या लाभ हैं। सो ऑप्शंस हैं, सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव है, रॉक फॉस्फेट और सभी अन्य फॉस्फेटिक उर्वरकों का सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है, पौधों के लिए पोषक बड़ी हुई मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं, रासायनिक पोषकों के निक्षालन में कमी संभव है। तो एक कूट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये कूट आपके दिए हुए हैं, पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लीजिए फिर हम कूट दिखाएंगे आपको। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे कोड में आप लोग ऑप्शंस देखते रहिए, हम कोड आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, देखिए अब इसका कोड देखते हैं क्या होगा, देख लीजिए। तो कौन कौन से ऑप्शंस आपको बिल्कुल सही लगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन 1, ऑप्शन 3 और 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया है 1, 3 और 4। यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया हुआ है तो यह करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। यहाँ पे 2 क्या है, निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन है बेंटोनाइट, क्रोमाइट, काइनाइट, सिलिमेनाइट। देखिए कूट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो भारत में उपयुक्त में से कौन से अधिक रूप में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पूछ रहा है कि भारत में सबसे अधिक मात्रा में कौन से पाए जाते हैं, वो आपको बताना है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये भी, देख लिया आप लोगों ने ऑप्शंस को, फिर हम कूट की तरफ बढ़ेंगे। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट को छोड़ के 2, 3 और 4 बिल्कुल सही है। ठीक है, क्रोमाइट, काइनाइट, सिलिमेनाइट बिल्कुल हमारे भारत में पाए जाते हैं सिवाय बेंटोनाइट को छोड़कर। तो ऑप्शन 1 जहाँ पे नहीं होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। बिल्कुल ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं हम। 3 देखते हैं यहाँ पे क्या है, महासागर औसत तापमान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो महासागर के औसत तापमान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है बताना है आपको। ऑप्शन देखते हैं। OMT को 26 डिग्री समताप रेखा की गहराई तक मापा जाता है जो जनवरी मार्च में हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में 129 मीटर पर होती है। OMT को जनवरी मार्च में एकत्रित किया जाता है, उससे यह निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है कि मानसून में वर्षा की मात्रा एक निश्चित दीर्घकालीन औसत वर्षा से कम होगी या अधिक। कोड भी दिए हुए हैं, पहले आप क्वेश्चन को देख लीजिए। ठीक है, फिर हम कोड देखेंगे। महासागर औसत तापमान के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए देख लिया, ऑप्शंस देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे केवल ऑप्शन 2 ही सही है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट गलत हो जाएगा। देखिए कहाँ पे दिया है ऑप्शन 2, बिल्कुल ऑप्शन बी में दिया हुआ, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पे, भारत में रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन है, वर्तमान में रासायनिक उर्वरकों का खुदरा मूल्य बाजार संचालित और यह सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है। अमोनिया जो यूरिया बनाने में काम आता है वह प्राकृतिक गैस उत्पन्न होता है। सल्फर जो फास्फोरिक अम्ल उर्वरक के लिए कच्चा माल है, यह तेल शोधन कारखानों को उत्पादक है। ये कूट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शंस देख लीजिए कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पे सही है, फिर हम कूट की तरफ बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे डेली आपको प्रैक्टिस सेशन आपको हम डेली प्रोवाइड कर रहे हैं, एक भी दिन हम मिस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप भी बिल्कुल डेली कोऑपरेट कीजिए हमारे साथ, क्लास अटेंड कीजिए। और देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शंस देख लीजिए आप लोग कोट। चलिए
देख लिया कोट। अब देखते हैं ऑप्शन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट जो है वो गलत है, बाकी दूसरा तीसरा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो देखिए कौन से कोट में दिया हुआ है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। क्या दिया हुआ है, भारत में मरु राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। सो ऑप्शंस देखिए यहाँ पे, यह 2 जिलों में विस्तृत है, उद्यान के अंदर कोई मानव आवास स्थल नहीं है, यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राकृतिक आवासों में से एक है, या हाँ 3 ही ऑप्शन है। जो ऑप्शंस देख लीजिए, फिर हम कोड की तरफ बढ़ेंगे। देखिए कोड को भी देखिए। देखिए यहाँ हमारा जो भारत के मरु राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में जो कहा गया है, उसमें से केवल पहला और तीसरा ही सही है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे गलत है, तो बिल्कुल ऑप्शन पहला और तीसरा सही होगा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। यहाँ पे क्या है, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है। ऑप्शंस हैं ऑक्साइड चीन के पूर्व में, लेह के पूर्व में, गिलगिट के पूर्व में, सॉरी उत्तर में, नुब्रा घाटी के उत्तर में। चलिए देखिए, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है। ऑप्शंस देखिए और आंसर कीजिए। बिल्कुल कोई कूटवाना नहीं है इसमें, डायरेक्ट आंसर करना है आपको। सो सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है, नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पे ये भी आपका कूट वाला है। देखिए ऑप्शंस क्या है, क्वेश्चन क्या है, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सो ऑप्शंस है, एक तरफ आपका प्रसिद्ध स्थल दिया हुआ है, दूसरी तरफ आपका उसका वर्तमान राज्य दिया हुआ, मतलब कौन से वर्तमान राज्य में अभी ये प्रसिद्ध स्थल स्थित है बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जोड़ी दिया हुआ है, भिलसा मध्य प्रदेश, दार समुद्र महाराष्ट्र, गिरिनगर गुजरात, स्थानेश्वर उत्तर प्रदेश। चलिए बताइए। देखिए कोड भी देख लीजिए। चौथा कोट है आपका, दूसरा चौथा लिया गया यहाँ पे। ठीक है, देखिए तो राइट आंसर क्या होगा इसका। देखिए बिल्कुल यहाँ पे भिलसा का मध्य प्रदेश हो जाएगा और गिरिनगर का गुजरात हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए और 3 जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन फर्स्ट ही आपका करेक्ट होगा, यहाँ पे दिया हुआ है 1 और 3। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फिर से निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए क्या है। देखिए ऑप्शंस क्या है, केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण के ने भारत के 36% जिलों को अतिशोषित अथवा संकटपूर्ण वर्गीकृत किया हुआ है। दूसरा है, CGWA का निर्माण पर्यावरण अधिनियम के अंतर्गत हुआ। विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र भारत में है। चलिए इसको देखिए, बताइए कि इनमें से कौन सा बिल्कुल सही दिया हुआ है ऑप्शन, फिर हम कोड की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए केवल दूसरा और तीसरा ऑप्शन ही सही है। ठीक है, तो देखते हैं कहाँ पे दिया हुआ है दूसरा और तीसरा। बिल्कुल आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे आपका ये दूसरा और तीसरा ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए फिर से। चलिए ऑप्शंस देखिए, जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में होते हैं, केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में वाताक्षी उत्पन्न करते हैं। चक्रवात की वाताक्षी के अंदर का तापमान आसपास तापमान के लगभग 10 डिग्री कम होता है। कोट वाला क्वेश्चन है, पहले देख लीजिए इसके ऑप्शंस को, फिर हम देखेंगे कोट में क्या दिया हुआ है। फ्रेंड्स आप लोग इस क्लास जितना हो सके आप शेयर कीजिए, जो भी हमें बिहार में बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, हम बीपीएससी के यहाँ पे आपकी प्रिपरेशन क्लासेस ले रहे हैं और भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सॉल्व करा रहे हैं। कुछ जनरल पेपर के अलग अलग सब्जेक्ट्स के भी हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। हम प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। ठीक है, देखिए कोड चले, देखिए कोड में क्या है। देखिए कोड भी देख लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे केवल आपका कौन सा सही है, ऑप्शन 2 ही सही है। ठीक है, केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में वाताक्षी उत्पन्न करते, यही सही है आपका। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास या क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है? ऑप्शन है कॉर्बेट, रणथंभौर, नागार्जुन सागर, श्रीसैलम या सुंदरबन। चलिए आंसर कीजिए। आंसर आपको यहीं मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है? इन सभी जगहों पर बाघ का संरक्षण किया जाता है, ठीक है, बाघों का देखभाल किया जाता है इन सभी जगहों पर प्राकृतिक आवास के रूप में। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल नागार्जुन सागर श्रीसैलम हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी पौधे की विशिष्ट जाति को वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची 6 में रखा गया है तो इसका क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन से उस पौधे की खेती करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है, ऐसे पौधे की खेती किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकती, या यह एक आनुवंशिकता रूपांतरित फसली पौधा है, ऐसा पौधा आक्रामक होता है और परितंत्र के लिए हानिकारक होता है। देखिए बिल्कुल कोई कूट नहीं है, आपको इसी में से आंसर छांटना है। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लीजिए अच्छे से आप लोग क्वेश्चन को, देन आंसर कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को जो बिहार की सरकार है उन्होंने इसके आंसर में ए और बी दोनों को माना था, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी आपको दोनों ऑप्शन में दिए हुए थे, तो आप इन दोनों को मान सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है। प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर, घंटाशाला, कदूरा तथा चौल किस लिए विख्यात थे? ऑप्शन है विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह, शक्तिशाली राज्यों की राजधानियाँ, उत्कृष्ट प्रस्तर कला तथा स्थापत्य संबंधित स्थान, जो बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल। चलिए आंसर कीजिए। किस लिए प्रसिद्ध थे ये घंटाशाला, कदूरा और चौल, जो कि गुप्त राजवंश के समय में थे? अच्छा क्वेश्चन है, आंसर कीजिए क्या होगा इसका। विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह थे, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यहाँ पे कूट वाला क्वेश्चन है। कृषि में शून्य जुताई या जीरो टिलेज के क्या लाभ है? सो ऑप्शन है पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुवाई संभव है, या चावल की नई पौधे की नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों का नम मृदा में सीधे रोपण संभव है, मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है। चलिए देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है बताना है आपको। कूट दिया हुआ है, देखिए कूट भी देख लीजिए। देखिए यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन ए, 2 और 3 बिल्कुल तीनों ही सही है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ पे दिया है वो देखो, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 1, 2, 3, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन नंबर देखो 14, यहाँ पे क्या है, ये भी कूट वाला क्वेश्चन है आपका। भारत की जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किनका उपयोग कच्चे माल के रूप में हो सकता है? सो ऑप्शन है कसावा, क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने, मूंगफली के बीज, कुल्थी जिसको हॉर्स ग्राम कहते हैं, सड़ा आलू और चुकंदर, ठीक है। अब देखो कूट में दिया हुआ है कि किस किस का उपयोग हम कर सकते हैं यहाँ पे कच्चे माल के रूप में। तो आपको देखना है, तो पहले देख लो कि भारत में जैव ईंधन के रूप में किन किन चीज़ों का उपयोग हम कर सकते हैं राष्ट्रीय नीति के अनुसार, फिर हम कूट की तरफ बढ़ेंगे। फ्रेंड्स ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जनरल पेपर के, ठीक है। 2020 के क्वेश्चन हम कर रहे हैं अभी। तो आप लोग ऐसे कॉपरेट करते रहिए हमारे साथ। तो जो भी यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, देख लिया। अब कूट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसको मिनिमाइज कर देती हूँ, अब देखो बताओ। तो देखो भारत में हम कच्चे माल के रूप में राजनीति के अनुसार किसको यूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आपका हो जाएगा कसावा हो जाएगा, क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने भी हो जाएंगे, ठीक है। और क्या होगा आपका, कसावा होगा, क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने हो जाएगा, सड़ा आलू हो जाएगा और चुकंदर हो जाएगा, ठीक है। 1, 2, 5 और 6 होगा। ये 3 और 4 आपका बिल्कुल नहीं होगा। तो आप देखिए कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, बिल्कुल ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन के सामाजिक मूल्य पद का सर्वोच्च रूप से वर्णन करता है। तो आर्थिक मूल्य के रूप में निम्नलिखित में से किसका माप है। सो ऑप्शन है प्रदत्त वर्ष में 1 टन CO2 के उत्पादन से होने वाली दीर्घकालीन क्षति या किसी देश की जीवाश्म ईंधनों की आवश्यकता जिन्हें जलाकर देश अपने नागरिकों को वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करता है, किसी जलवायु शरणार्थी द्वारा किसी नए स्थान के प्रति अनुकूलित होने हेतु किए गए प्रयास या पृथ्वी ग्रह पर किसी व्यक्ति विशेष द्वारा अंशदत्त कार्बन पदचिह्न। चलिए मिनिमाइज कर दिया है मैंने, आप इसका आंसर कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ लीजिए, क्वेश्चन में देख लीजिए एक बार, फिर आप पढ़ लीजिए ऑप्शंस को। देखिए पढ़ा, अब देखिए आप ऑप्शंस देखिए यहाँ पे। फ्रेंड्स आप लोग क्लास के आने मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपने कितने स्कोर किया है, कितने आंसर आप खुद से सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रदत्त वर्ष में 1 टन CO2 उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालीन क्षति। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यहाँ पे कूट वाला क्वेश्चन है, भारत की जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार, ये तो हमने किया हुआ है राइट अभी, हाँ ये हमने किया हुआ है बिल्कुल। 16 देखिए, भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन है उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जा सकती है। कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का होता है। पिछले 3 दशकों में जहां खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा है वहीं रबी दालों का उत्पादन घटा है। देखिए ऑप्शन भी यहाँ पे दिख रहा है आपको, कूट आप आंसर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आपको नया लगे तो उसका आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इससे आप अपना एक पर्सनल नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। क्लास के चलते नोट्स बनते जाएगा तो आपको इसे बाद में पढ़ने में आसानी होगी, क्वेश्चन आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का देखिए, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे केवल एक ही ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ऑप्शन ए ही सही होगा, उड़द की खेती खरीफ और रबी फसल दोनों में की जा सकती है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, केवल एक। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं यहाँ पे, यह फसल उपोष्ण प्रकृति की है, उसके लिए कठोर पाला हानिकारक है। विकास के लिए उसे कम से कम 210 पाला रहित दिवसों और 5 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। हल्की सुअपवाहित मृदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता है उसकी खेती के लिए आदर्श रूप से अनुकूलन है। तो यह फसल निम्नलिखित में से कौन सी है, कपास, जूट, गन्ना या चाय। तो यहाँ पे आपको फसल दिया हुआ है, तो इसके लिए इसमें से कौन सी फसल है जिसके लिए यहाँ पे आवश्यक परिस्थितियाँ यहाँ पे ऊपर में दी हुई है। ये जो परिस्थितियाँ यहाँ पे दी हुई है इस क्वेश्चन में, ये परिस्थितियाँ किस खेती के लिए आवश्यक है वो आपको बताना है, यहाँ पे ऑप्शंस में दिए हुए हैं। चलिए देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, कपास हो जाएगा। तो ये सारी कंडीशंस जो है कपास की खेती के लिए आवश्यक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, सौर जल पंपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है सौर ऊर्जा का प्रयोग पृष्ठीय पंपों को चलाने के लिए हो सकता है और निमज्जनी पंपों के लिए नहीं। निमज्जनी मतलब सबमर्सिबल, ठीक है। और दूसरा है सौर ऊर्जा का प्रयोग अब केंद्रीय पंपों को चलाने के लिए हो सकता है और पिस्टन वाले के लिए नहीं। देखिए ऑप्शंस भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो सौर जल पंपों के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही है आपको बताना है। देखिए पूरा ऑप्शंस और क्वेश्चन दोनों दिख रहा है, कोड भी आपको दिख रहा है यहाँ पे। चलिए आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 18 और ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे ना तो ए सही है ना ही 2 सही है, दोनों ही यहाँ पे कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, भारत में गन्ने की खेती में वर्तमान प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है जब बर्ड चिप सेटलिंग्स या बर्ड चिप सेटलिंग को नर्सरी में उगाकर मुख्य कृषि भूमि में प्रतिरोपित किया जाता है तब बीज सामग्री में बड़ी बचत होती है। जब सैड्स का सीधे रोपण किया जाता है तब एक कलिका या सिंगल बडेड सेट्रस का अंकुरण प्रतिशत कई कलिका या मैनी बडेड सेट्स की तुलना में बेहतर होता है। खराब मौसम की दशा में यदि सेट्स का सीधे रोपण होता है तब एक कलिका सेट्स का जीवित बचना बड़े सेट्स की तुलना में बेहतर होता है। यह गन्ने की खेती उत्तक संवर्धन से तैयार की गई सेटलिंग से की जा सकती है। देखिए क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 19 का, फिर हम इसके ऑप्शंस देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोड भी दिया हुआ है, देखिए
देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स कौन कौन सा बिल्कुल सही हो जाएगा गन्ने की खेती के संदर्भ में। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट जो है वो सही होगा और ऑप्शन 4 सही होगा। ठीक है, देखते हैं कौन सा यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या है, भारत के संदर्भ में लिखित निम्नलिखित से पद्धतियों को परितंत्र अनुकूलित कृषि माना जाता है। तो ऑप्शन है फसल विधि रूपण, शिंबाधिक्य, टेंसियोमीटर का प्रयोग या ऊर्ध्वाधर कृषि। तो इनमें से किस कृषि को भारत के पद्धति में पारितंत्र अनुकूलित कृषि माना गया है? तो कोट आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे, आप लोग आंसर कीजिए। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा। आपकी फीडबैक्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये चारों ही जो पद्धतियाँ हैं वो बिल्कुल यहाँ पे भारत में कृषि के लिए अनुकूलित हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास यहीं पे आपका सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे नए सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद फ्रेंड्स, आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।